हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग नागरिक शास्त्र पीजीटी एग्जाम के लिए पहला मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, जो आपका परीक्षा डेट 17-18 अगस्त को निर्धारित कर दिया गया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इसके पहले का सभी प्रैक्टिस सेट अगर आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। तो पहले मॉडल पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बनाया गया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आसियान के संगठन वर्ष 1967 में कितने मौलिक सदस्य थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 मौलिक सदस्य थे, जिसमें थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर ये मौलिक सदस्य इसके थे। तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आसियान की स्थापना जो है 8 अगस्त 1967 को हुआ था और जिसमें 1984 में ब्रुनोई इसका सदस्य बना था। वियतनाम 1995 में इसका सदस्य बना था। लाओस व बर्मा 1997 में इसका सदस्य बना था और 1999 में इसका सदस्य देश बना था कंबोडिया। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि कौन सा देश किस वर्ष सदस्य इसका बना था। तो यहाँ पे इसको भी आप लोग याद रखिएगा। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 10 है। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। ठीक है, तो सारे पॉइंट को आप लोग यहाँ से क्लियर कर लीजिएगा। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, आसियान +3 सहयोग दिसंबर 1997 में प्रारंभ हुआ। आसियान देशों के अलावा 3 अन्य देश कौन से हैं? तो वो 3 देश हैं जापान, चीन, कोरियाई गणतंत्र। ठीक है, आसियान +3 सहयोग दिसंबर जो है 1997 में प्रारंभ किया गया था। आसियान देशों के अलावा जापान, चीन, कोरियाई गणतंत्र देश शामिल हुए थे और आसियान जो है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ है, जिसका प्रमुख उद्देश्य आपसी सहयोग, शुल्क मुक्त व्यापार स्थापित करना है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में किस राष्ट्रपति के कार्यकाल को आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई के दौर के रूप में जाना जाता है? तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर जो थे। ठीक है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर के कार्यकाल को जो है आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई के दौर के रूप में जाना जाता है। वर्ष 2002 में घोषित इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो था वो विभिन्न देशों में चल रही आतंकवादी गतिविधियों को रोकने और उनकी सीमाओं की सुरक्षा में सहायता उपलब्ध कराना है, ऐसा उसमें बताया गया था। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक सदस्य नहीं है पूछा है? तो वो फिदेल कास्ट्रो ये उसके सदस्य नहीं थे। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना जो हुई थी वो 1961 में बेलग्रेड में हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, नासिर, टीटो एवं सुकर्डो, ठीक है, सुकर्डो इसको भी याद रखिएगा, इसके मुख्य संस्थापक सदस्य थे। और क्यूबा के राष्ट्रपति जो फिदेल कास्त्रो, ये जो है क्यूबा के राष्ट्रपति हैं फिदेल कास्त्रो, ये गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य नहीं माने जाते हैं। और गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है शीत युद्ध के दरमियान वैश्विक गुटबाजी के इतर राष्ट्रों के एक मंच के तौर पर जो है ये उभरा था। तो यहाँ पे आपका नहीं पूछा है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अध्याय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है? तो वो अध्याय है आपका अध्याय 4। ठीक है, अध्याय 4 जो है ये विवादों के शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है, संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्याय। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। छठवां नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का नवीनतम सदस्य कौन सा है? तो संयुक्त राष्ट्र का सबसे न्यूनतम सदस्य है वो है दक्षिणी सूडान। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य है ये दक्षिणी सूडान। ठीक है, और 14 जुलाई 2011 से दक्षिण सूडान जो है संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्राप्त की थी। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक देश बिस्मटेक जो 1997 में प्रारंभ हुआ था उसका सदस्य नहीं है? तो वो देश है चीन। चीन इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, बिस्मटेक जो है 6 जून 1997
में प्रारंभ हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है और इसके सदस्य देश जो हैं वो बांग्लादेश, भारत, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान, नेपाल है। ठीक है, और इसका पूरा नाम भी पूछ देता है तो BIMSTEC इसका इंग्लिश है बिस्मटेक का। इसका पूरा नाम होता है बे ऑफ बंगाल इनवाइट ऑफ मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पूरा नाम भी हो जाएगा और इसमें चीन सदस्य देश इसका नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत तथा सोवियत संघ के बीच सहयोग, शांति एवं मैत्री के समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए थे? तो ये हस्ताक्षर हुआ था आपका 1971 में। ठीक है, 9 अगस्त 1971 में भारत तथा सोवियत संघ के बीच 20 वर्षीय सहयोग, शांति एवं मैत्री के समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। यह भारत पाक युद्ध जो हुआ था 1971 के पहले भारत की बाह्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से की गई महत्वपूर्ण संधि मानी जाती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विदेश नीति में लंबी और अल्पकालिक प्रयासों की प्रकृति का निर्धारण क्या करता है? तो ये करता है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय हित। ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं प्रैक्टिस सेट में, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल में हम लोग प्रैक्टिस सेट में पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा विकास प्रशासन एक कार्य उन्मुखी और उद्देश्य उन्मुखी प्रशासनिक व्यवस्था है? तो ये एडवर्ड विडनर ने ये परिभाषा दिया था। एडवर्ड विडनर ने कहा था कि विकास प्रशासन एक कार्य उन्मुखी और उद्देश्य उन्मुखी प्रशासनिक व्यवस्था है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और विकास प्रशासन की अवधारणा लोक प्रशासन में जो है 1950 के दशक में प्रकट हुई थी। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 12वीं अनुसूची में उल्लिखित नगरीय निकायों के निर्दिष्ट विषयों की संख्या कितनी है? तो वो है 18। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 74वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 के क में और 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़कर जो है शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन, जिसको नगरपालिका कहते हैं, उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और 12वीं अनुसूची में 18 विषयों का उल्लेख है और जिन पर जो है नगरपालिकाओं को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत अपने सभी कार्य के लिए किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ये ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी है। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्राम पंचायत अपने सभी कार्य के लिए अपने ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 243 के ग के खंड 1 में उपबंध ऐसा किया गया है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों एवं महिलाओं का लोक सेवाओं में सही वक्त पर सही पदोन्नति करना लोक सेवाओं में महत्वपूर्ण क्षमताओं को विकसित करने की अति आवश्यक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो ये कथन था फुलटन समिति का। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंग्लैंड में लॉर्ड फुलटन की अध्यक्षता में जो है 1966 में एक समिति गठित की गई थी, जिसका उद्देश्य सिविल सेवा की संरचना, भर्ती, प्रबंधन, प्रशिक्षण, पदोन्नति की विवेचना का सुझाव देना था। ठीक है, और समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है 1968 में सौंपी थी और इसमें कुल 12 सदस्य शामिल थे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवीन लोक प्रशासन के संबंध में हनी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। तो कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये 1967 में प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 1967 में नवीन लोक प्रशासन के संबंध में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ पे पूछा है। आदेश की एकता, ये फेयोल ने दिया था, तो बिल्कुल सही है। नियंत्रण का विस्तार उर्विक ने दिया था, ये भी सही है। पद सोपान मूने ने दिया था, ये भी सही है। प्रदत्तीकरण फैरल हैडी ने दिया था, ये आपका गलत हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। फैरल हैडी ने जो है ये तुलनात्मक लोक प्रशासन के बारे में बताया था। ठीक है, तुलनात्मक लोक प्रशासन के बारे में ये जाने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 सूची दिया गया है, इधर व्यवस्था है, अनुच्छेद है, मिलान करना है। तो चुनावी व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो चुनावी व्यवस्था है आपका 224 से लेकर के 229 तक, आप लोग जानते होंगे। ए में 3 सही हो जाएगा। संघ और राज्यों के अंतर्गत सेवाएं, ये किस में है? तो ये है आपका अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 तक।
तो यहाँ पे बी में आपका 4 हो जाएगा। पंचायतें किस में है, तो पंचायतें आपका है अनुच्छेद 243 ओ या ड़ में, ठीक है। तो यहाँ पे सी में 1 सही हो जाएगा। और संघ स्तर पर न्यायिक व्यवस्थाएं ये किस में है, तो 124 से लेकर के 147 तक है, तो डी में आपका 2 सही हो जाएगा, ठीक है। तो 3 4 1 2 किस में है, तो 3 4 1 2 आपका पहले ही कूट में सही हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे कूट नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने लोक प्रशासन को राज्य के कार्यों पर प्रयुक्त प्रबंधन की कला और विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था, तो ये किया था डी वाल्डो ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लोक प्रशासन को राज्यों के कार्यों पर प्रयुक्त प्रबंधन की कला और विज्ञान के रूप में डी वाल्डो या ड्वाइट, इसका नाम पूरा था ड्वाइट वाल्डो ने इनको परिभाषित किया था, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने निर्णय निर्माण की ब्रेन स्टार्मिंग विधा का विकास किया, तो ये किया था एलेक्स एफ आसवर्न ने, ठीक है, एलेक्स एफ आसवर्न ने। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बुद्धिमंथन, इसको हिंदी में बुद्धिमंथन भी कहीं कहीं प्रश्न में आ जाता है, बुद्धिमंथन, ठीक है। बुद्धिमंथन या ब्रेन स्टार्मिंग एक उपयोगी नए विचारों को पैदा करने का एक सच्चा दृष्टिकोण है, लेकिन इसके बाद कई कारक हैं जो एक सफल बुद्धिशीलता के रास्ते में आ सकते हैं। निर्णय निर्माण की ब्रेन स्टार्मिंग विधा का विकास जो है एलेक्स एफ आसबर्न ने किया था, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, प्रशासनिक नीति का मुख्य वाक्य का निर्धारण करने का कार्य है, तो इसका कार्य है मुख्य कार्यकारी का, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रशासनिक नीति को जो है मुख्य वाक्य का निर्धारण करने का कार्य मुख्य कार्यकारी का है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन है, विभागीय संगठन के 4 आधारों का विचार किसने दिया था, तो किसने दिया था, तो ये दिया था लूथर कुलिक ने, ठीक है। 4Ps आप लोग पढ़े होंगे, 4Ps का सिद्धांत किसने दिया था, लूथर कुलिक ने, जिसमें पहले पी का मान था परपोज यानी उद्देश्य, दूसरे पी का मान था प्रोसेस यानी प्रक्रिया, और तीसरे पी का नाम था पर्सन यानी व्यक्ति, ठीक है, और चौथा पी था आपका प्लेस यानी स्थान, ठीक है। तो 4Ps का सिद्धांत दिया था लूथर कुलिक ने, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, उद्देश्य, प्रक्रिया, व्यक्ति और स्थान, P1 P2 P3 P4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रबंधन में कामगार की भागीदारी को विचार को प्रस्तुत किया था, तो ये किया था मैरी पार्कर फोलेट ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैरी पार्कर फोलेट ने सर्वप्रथम प्रबंधन में कामगार के विचार को प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राइट टू इन्फॉर्मेशन मास्टर की टू गुड गवर्नेंस प्रतिवेदन निम्नलिखित में से एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो किसके द्वारा, तो ये दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन मास्टर की टू गुड गवर्नेंस प्रतिवेदन दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था, और दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन जो है वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है, वीरप्पा मोइली के अध्यक्षता में हुआ था, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, पंचायती राज संस्थाओं का आय का मुख्य का साधन क्या है, तो पंचायती राज संस्थाओं का आय का मुख्य साधन है सरकारी अनुदान, ठीक है। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये हम लोग क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। यहाँ पे दो सूची दिया हुआ है, निर्वाचन व्यवस्था है, देश है, मिलान करना है, तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम इस किस देश से है संबंधित है, तो ये है भारत देश से संबंधित है, तो ए में ए आपका 1 सही हो जाएगा। टू राउंड्स ऑफ सिस्टम ये किससे है, तो ये मिस्र से है, तो बी में आपका 2 सही हो जाएगा। और लिस्ट सिस्टम ये किससे है, तो ये ब्राज़ील से है, तो सी में 3 हो जाएगा। और सिंगल ट्रांसफेरल वोट सिस्टम ये किससे है, तो आयरलैंड से है, तो डी में 4 हो जाएगा, यानी चारों मिलान आपका सही है, तो यहाँ पे ए आपका कोड नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक स्वस्थ जनमत के विनिर्माण में बाधा है, तो सांप्रदायिक प्रचार प्रसार, ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चुनाव के समय या सामान्य दिनों में जो है सांप्रदायिक प्रचार प्रसार, तुष्टीकरण की नीति, धनबल बाहुबल का प्रयोग स्वस्थ जनमत के लिए निर्माण में बाधा बनता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आलमंड और पावेल द्वारा किए गए दबाव समूहों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। तो क्या सम्मिलित नहीं है? तो ये संवैधानिक दबाव समूह ये सम्मिलित इसमें नहीं है। ठीक है, आलमंड और पावेल द्वारा दिए गए दबाव समूहों के वर्गीकरण में संवैधानिक दबाव समूह नहीं आता है। ठीक है, बल्कि संस्थात्मक दबाव समूह, समुदायात्मक दबाव समूह और असमुदायात्मक दबाव समूह इसमें आता है। अगला क्वेश्चन है स्टेशियोलॉजी अध्ययन है, किसका अध्ययन करता है स्टेशियोलॉजी? तो इसके अंतर्गत राजनीतिक दलों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और स्टेशियोलॉजी के अंतर्गत जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन को शुरू करने, निर्देशन और प्रबंधन करने में राजनीतिक दलों की संभावित भूमिका की जांच करने के लिए प्रयास किया जाता है। और इसका सर्वप्रथम विधिवत प्रयोग जो है मॉरिस डुवर्जर ने 1954 में किया था। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है जिसे राजनीति में जातिवाद कहा जाता है वह जातियों के राजनीतिकरण से अधिक और कुछ नहीं है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है मॉरिस जोन्स का, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा नहीं किया जाता है। इसमें मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता हो गया, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, इनकी जो है नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति करता है। अगला है किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो है भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। और आज़ादी के बाद भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत किया गया है। अगला है भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति कौन था? तो भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है किस केंद्र शासित राज्य का अपना हाई कोर्ट है? तो दिल्ली का अपना हाई कोर्ट है। ठीक है, दिल्ली एकमात्र ऐसा संघ शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। ठीक है, यह 31 अक्टूबर 1966 को स्थापित किया गया था। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 72 है। ठीक है, संविधान के 72 के तहत जो है अपराध के लिए दोषी करार दिए गए व्यक्ति को राष्ट्रपति क्षमा अर्थात दंडादेश का निलंबन, प्राणदंड, स्थगन, राहत और माफ़ी प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में लोक सेवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो वो है मध्य प्रदेश का। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में लोकसभा के अनुसूचित जनजातियों की आरक्षित सीटों की संख्या सर्वाधिक है जो 6 है, जबकि उत्तराखंड का कितना है? उत्तराखंड का 0 है, छत्तीसगढ़ का कितना है? 4 है, और झारखंड का 5 सीटें हैं। तो सर्वाधिक डी आपका मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है दो सूची दिया गया है, मिलान करना है। तो होता समिति किससे संबंधित था? तो होता समिति ये संबंधित था सिविल सेवा में सुधार से, सिविल सेवा में सुधार से। तो ए में 2 सही हो जाएगा। संस्थानम समिति, तो संस्थानम समिति जो है भ्रष्टाचार की रोकथाम से संबंधित था। तो बी में 3 सही हो जाएगा। सरकारिया आयोग ये केंद्र राज्य संबंध से है। तो सी में 1 हो जाएगा। और यशपाल समिति जो है उच्च शिक्षा में सुधार से है। तो यहाँ पे डी में आपका 4 सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कोड नंबर बी में 2, 3, 1, 4 आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने हाल ही में किस आयोग को भंग किया है? तो योजना आयोग को भंग करके इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई है 2015 में। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग जो के स्थान पर नीति आयोग की जो है गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? तो संघ सूची का विषय कौन सा नहीं है? तो कृषि आय पर कर। ठीक है, कृषि आय पर कर यह संघ सूची का विषय नहीं है, जबकि ये डाककर हो गया, विदेश ऋण, आंतरिक व्यापार, ये सभी जो है आपका संघ सूची का विषय है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सरकारों की व्यवस्थाओं में दोहरा शासन किसका आवश्यक लक्षण है? तो ये संघीय व्यवस्था का आवश्यक लक्षण माना जाता है। दोहरा शासन
का रूप जो है संघीय व्यवस्था को देखने को मिलता है, जिसमें जो है एक संघ स्तर पर और दूसरा राज्य स्तर पर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को निम्नलिखित में से क्या घोषित करता है? तो ये राज्यों का एक यूनियन या समूह घोषित करता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक यूनियन या समूह होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान स्थिति में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के अध्याय से निकलने के बाद किस रूप में है? तो ये कानूनी अधिकार के रूप में है। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकालकर इसे अनुच्छेद 300 के क में प्रतिस्थापित किया गया। वर्तमान में यह एक कानूनी अधिकार है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो आप लोग जानते होंगे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका। ठीक है, प्रस्तावना हमारे संविधान का आधार है। और इसको किसने कहा था संविधान की आत्मा? तो इसको कहा था पंडित ठाकुर दास भार्गव ने। ठीक है, और अनुच्छेद 32 जो है संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो ये भीमराव अंबेडकर ने कहा था। ठीक है, संवैधानिक विचारों का अधिकार। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों के बीच विवाद का सर्वप्रथम प्रश्न उठा था। तो ये उठा था चंपक दुराई बनाम मद्रास राज्य। ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, 1951 में स्टेट ऑफ मद्रास बनाम चंपक दुराई राजन के मामले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष जो है सर्वप्रथम यह प्रश्न आया था कि मूल अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के विरोध की स्थिति में किसको प्राथमिकता की जाए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण सम्मिलित है। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 जो है वो राज्य को निर्देश देता है कि वह राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो भाग 4 के क अनुच्छेद 51 के क में जो है मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का वह खंड जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य की जिम्मेवारी के बारे में बताता है, तो वह कौन सा है? तो वो है आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर के जो है 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में है। और इस भाग का अनुच्छेद 51 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य की जिम्मेदारी के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 51। ठीक है, अनुच्छेद 51 जो है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है। ठीक है, और ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो वो है संसद। ठीक है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 11 है इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता के संदर्भ में कानून बनाए और इस तरह नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों के नियत करने का अधिकार संसद को प्राप्त किया गया है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने भारत के संविधान को सशक्त केंद्रीकरण की प्रवृत्ति रखने वाले एक संघ शासन की संज्ञा दी है? तो ये संज्ञा दिया था आपका जेनिंग्स ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जेनिंग्स ने कहा था, इनका पूरा नाम था आइवर जेनिंग्स, और इसने भारतीय संविधान को सशक्त केंद्रीकरण की प्रवृत्ति रखने वाले एक संघ शासन की संज्ञा दी थी। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के संविधान को अर्धसंघात्मक के रूप में परिभाषित किया है? तो ये परिभाषित किया था आपका केसी ह्यूयर ने। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। 50वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। इस अनुच्छेद में 6 शर्तें बताई गई हैं किसी
विधेयक को धन विधेयक तभी कहेंगे यदि यह विधेयक इनमें इन शर्तों को पूरा किया जाता है करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत के नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 326 के द्वारा। ठीक है, 326 के द्वारा जो है भारत के नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 326 के अनुसार जो है निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है उसको 18 वर्ष कम से कम आयु नहीं, पहले 21 वर्ष था, निर्वाचन में मत देने का अधिकार होगा। ठीक है, तो पहले 21 वर्ष था, बाद में 18 वर्ष कर दिया गया, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो सूची दिया गया है, संविधान की सूची और विषय है, इसको मिलान करना है। तो तीसरी अनुसूची में क्या व्यवस्था किया गया है? तो तीसरी सूची में शपथ के बारे में, राष्ट्रपति और जितने भी लोग शपथ लेते हैं उसके बारे में वर्णन करता है। चतुर्थ अनुसूची क्या बताता है? तो चतुर्थ अनुसूची जो है प्रतिनिधित्व के बारे में बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी में आपका 3 सही हो जाएगा। छठवीं अनुसूची ये किससे संबंधित है? तो छठवीं अनुसूची जो है जनजाति क्षेत्र से संबंधित है, यहाँ पे आपका 4 सही हो जाएगा। और 9वीं अनुसूची जो है वो भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है, तो डी में आपका 1 सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बी में आप देख सकते हैं 2, 3, 4 ए आपका कोड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में महान्यायवादी के पद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उसे भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत सभी न्यायालयों में सुने जाने का अधिकार होगा, ये बिल्कुल सही है। वह अपने कर्तव्य का निष्पादन सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में करेगा, ये गलत हो जाएगा। उसका एक निश्चित कार्यकाल होता है, गलत हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति उस व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करते हैं जिसे उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन सकने की योग्यता प्राप्त हो, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ये पहला वाला आपका इसमें सही हो जाएगा महान्यायवादी के संबंध में। ठीक है, और महान्यायवादी के गठन किस अनुच्छेद में दर्शाता है उनकी नियुक्ति के बारे में? तो 76 से लेकर के जो है 88 तक उनके पद के बारे में बताता है, अनुच्छेद 76 से लेकर के 88। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था, तो किस संविधान संशोधन में? तो वो था 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में। इसमें जो है भारतीय संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, तिलक द्वारा लिखी गई पुस्तक निम्नलिखित में से कोई एक नहीं है, तो कौन सी नहीं है यहाँ पूछा है? तो है लाइफ डिवाइन। ठीक है, लाइफ डिवाइन पुस्तक ये लिखी थी अरविंद घोष ने। ठीक है, अरविंद घोष ने। और बाकी द ओरियन, गीता रहस्य, आर्कटिक होम इन वेदास, ये सभी पुस्तकें जो है तिलक द्वारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा रचित की गई हैं। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कितने सदस्यों की संख्या तय की गई थी? तो 389, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है संविधान सभा में 389 सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी, जिसमें 292 जो था ये ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 4 जो है चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से थे, और 93 जो है वो देसी रियासतों से जो है प्रतिनिधि बनाए गए थे। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहरा देते हुए चलने वाला मैं एक भारतीय हूँ जो सब सोने वाले को जगाता हूँ ताकि जागकर वे मातृभूमि की सेवा में लग जाएं, यह वक्तव्य किसका था? तो ये था श्रीमती एनी बेसेंट का, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा था, पहरा देते हुए चलने वाला मैं एक भारतीय हूँ जो सब सोने वाले को जगाता हूँ ताकि जागकर वे मातृभूमि की सेवा में लग जाएं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मार्क्स द्वारा लिखित है? तो ये पुस्तक सभी उसके द्वारा लिखी गई हैं। हेगल की अधिकार संबंधी धारणा की आलोचना की प्रस्तावना, ये भी पुस्तक मार्क्स की है। पवित्र परिवार, दर्शन की दरिद्रता, ये सभी पुस्तकें जो है मार्क्स द्वारा लिखी गई हैं। और तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में 2 सूची दिया हुआ है, इसको मिलान करना है। विल्फ्रेडो पैरेटो ये किससे संबंधित है? तो ये शासकीय और गैर शासकीय अभियोजन से संबंधित है। तो यहाँ पे ए में आपका 2 सही हो जाएगा। और गिटानो मोस्का ये किससे संबंधित है? तो ये संगठन की क्षमता से संबंधित है। तो यहाँ पे बी आप में आपका 3 सही हो जाएगा।
और रॉबर्ट मिचेल्स ये किससे संबंधित हैं? तो ये अल्पतंत्र का लौह नियम इन्होंने दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे सी में 1 सही हो जाएगा। और मैक्स वेबर ये किससे थे? तो राजनीति के नेतृत्व के लिए प्रतिस्पर्धा के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पे डी में आपका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा कोट इसमें सही हो जाएगा? आपका पहला कोट ही इसमें सही हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान से एक बार ज़रूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कास्ट इन इंडिया इंडियन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक हैं रजनी कोठारी। यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स की रचना रजनी कोठारी द्वारा जो है किया गया था और इसका प्रकाशन जो हुआ था 1970 में, 1970 में इसका प्रकाशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 2 सूची दिया हुआ है, इसको मिलान करना है। महात्मा गांधी किससे संबंधित थे? तो महात्मा गांधी न्यासीता सिद्धांत से संबंधित थे। तो ए में आपका 3 सही हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण ये किससे संबंधित थे? तो ये संपूर्ण क्रांति से थे। तो यहाँ पे बी में आपका 4 सही हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ये किससे संबंधित थे? तो जवाहरलाल नेहरू पंचशील से संबंधित थे। तो यहाँ पे सी में आपका 2 हो जाएगा। विनोबा भावे सर्वोदय से संबंधित थे, डी में 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका इसमें कोट नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप अच्छे से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक गांधी जी के रचनात्मक कार्यों का एक अंग नहीं था? तो वो सांप्रदायिक सद्भाव संघ ये उनका अंग नहीं था। ठीक है, ग्राम उद्योग संघ, तालीमी संघ, गोरक्षा संघ ये सभी जो है गांधी जी के रचनात्मक कार्यों का अंग था। तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस हिंदू शास्त्र में यह कहा गया है कि यद्यपि राजा इंसान है फिर भी उसे किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह मनुष्य के आकार में एक ईश्वर है? तो ये कहा गया है मनुस्मृति में, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मनुस्मृति हिंदू धर्म का एक प्राचीन धर्मशास्त्र है और मनुस्मृति में कहा गया है कि यद्यपि राजा इंसान है फिर भी उसे किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह 8 प्रमुख देवताओं के अंशों से निर्मित है, अतः मनुष्य के आकार में वह एक ईश्वर है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने युवा मार्स और वृद्ध मार्स के बीच अंतर बताया था? तो ये बताया था अल्थुसर ने। अल्थुसर ने, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अल्थुसर अपनी पुस्तक फॉर मार्स जो 1965 में दिया था उसमें उन्होंने युवा मार्स और प्रौढ़ मार्स में अंतर स्थापित किया था। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साम्यवाद को एशियाटिक फार्म में किसने अनुकूलित किया? एशियाटिक फार्म में किसने अनुकूलित किया था? तो ये माओ से तुंग ने। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। माओ का विश्वास मूलतः एक ऐसी क्रांति से है जो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण जनता के द्वारा लाई गया है और उनका यह दृढ़ विश्वास था कि चीन और दूसरे एशियाई देशों में वहाँ का कृषक वर्ग क्रांति लाने में समर्थ है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्विरोधी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये माओ ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंतर्विरोध का सिद्धांत साम्यवादी चीन के जनक माओ से तुंग द्वारा जो है किया गया था और इसके अंतर्गत जो है माओ ने यह बताया था कि अंतर्विरोध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि श्रम शक्ति श्रमिक से के मस्तिष्क मांसपेशी तथा नसों के बराबर होती है? तो ये कहा था मार्क्स ने। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत ही वह सिद्धांत है जिसके द्वारा उन्होंने स्पष्ट किया था कि जो पूंजीपति हैं उनको श्रमिकों का शोषण करते हैं। मार्क्स के शब्दों में श्रमिक जो पैदा करता है और जो प्राप्त करता है उसका अंतर ही अतिरिक्त मूल्य है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने राज्य को बुजुर्गा वर्ग के मामले के प्रबंधन करने वाली कार्य समिति के रूप में देखा? तो ये मार्क्स ने देखा था। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। कार्ल मार्क्स की एक पुस्तक थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और उसमें राज्य को पूंजीवादी वर्ग की कार्यकारिणी समिति बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सांस्कृतिक क्रांति के लिए जाना जाता है? सांस्कृतिक क्रांति के लिए कौन जाना जाता है? तो वो माओ जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सांस्कृतिक क्रांति माओ की महत्वाकांक्षा की उपज है। माओ के अनुसार जो है सांस्कृतिक क्रांति उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की औद्योगिक क्रांति। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक के लेखक है? तो ऑन लिबर्टी पुस्तक किसने लिखी थी? तो J.S. मिल ने। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जॉन स्टुअर्ट मिल ने आचार शास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र आदि विषयों पर लिखा है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक हैं हीगल। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि दंड एवं पुरस्कार के द्वारा समाज सुख की वृद्धि करना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है? तो ये कहा था जेरेमी बेंथम ने। ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे तब तक राज्य को उनकी बुराइयों से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। यह कथन किसका है? तो ये कथन था प्लेटो का। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का प्राधिकार प्राप्त है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है हॉब्स का। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विद्वान प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु मानता है? तो कार्ल पॉपर था। कार्ल पॉपर जो है मुक्त समाज का शत्रु मानता था प्लेटो को। ठीक है, उसने प्लेटो को स्वप्नदर्शी और सर्वाधिकारवादी मानते हुए यह लिखा था कि उसके तत्वमीमांसा सिद्धांत सर्वथा भ्रामक हैं और उनके राजनीतिक परिणाम अत्यंत विनाशकारी हैं। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस क्रम में राजनीतिक विचारकों ने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया वे सही क्रम कौन से हैं? तो वो सही क्रम है ऑप्शन नंबर ए, मैकियावेली। ये 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में किया था। हॉब्स जो है 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में, रूसो जो है 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में और मिल ने 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हॉब्स के लेवियाथन में प्रयुक्त कॉमनवेल्थ शब्द का अर्थ है? तो कॉमनवेल्थ शब्द का अर्थ है आपका संप्रभु। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने प्लेटो की न्याय की अवधारणा को रचना प्रकल्प न्याय कहा है? तो ये कहा था एम.बी. फोस्टर ने। बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। एम.बी. फोस्टर ने जो है प्लेटो की न्याय की अवधारणा को रचना प्रकल्प न्याय की संज्ञा दी थी और फोस्टर का मानना था कि प्लेटो का सामाजिक न्याय जो है उसका विचार भवन निर्माण करने वाली शिल्पी अथवा वास्तुकार जैसा है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, रूसो के लिए किसे सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में माना जाता है? तो रूसो के लिए किसे सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में माना जाता है? तो वो कानून को माना जाता है। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सामान्य इच्छा का विचार रूसो के विचारों का केंद्र बिंदु है और रूसो के अनुसार दो प्रकार की इच्छा पाई जाती हैं। प्रथम समुदाय कल्याण की इच्छा और द्वितीय जो है स्वार्थपूर्ण इच्छा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नव संस्थावाद बल देता है? तो नव संस्थावाद किस पर बल देता है? तो वो देता है संस्थाओं पर, न कि व्यक्तियों पर। ठीक है, जो नव संस्थावाद होता है वो संस्थाओं पर बल देता है, न कि व्यक्तियों पर बल देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अवधि में उत्तर व्यवहारिकतावाद प्रमुखता की ओर बढ़ा? तो ये 1960 और 70 के दशक में। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजनीति विज्ञान में उत्तर व्यवहारवाद 1960 और 70 के दशक में प्रमुखता की ओर बढ़ा था और उत्तर व्यवहारवाद का प्रतिपादन जो है किसने किया था? तो ये डेविड ईस्टन ने जो है 1969 में इसका प्रतिपादन किया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रासंगिकता के सिद्धांत का संबंध है? तो प्रासंगिकता के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो ये उत्तर व्यवहारवाद से है। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
प्रासंगिकता के सिद्धांत का संबंध उत्तर व्यवहारवाद से है। डेविड डेस्टन ने जो है, ठीक है, डेविड डेस्टन ने जो है इसको 1969 में उत्तर व्यवहारवाद को दिया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, हिंदू पॉलिटी के लेखक हैं। तो हिंदू पॉलिटी के लेखक हैं केपी जायसवाल, ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसकी रचना उन्होंने किया था 1924 में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सैमुअल पी हंटिंग के लोकतंत्रीकरण की लहर विश्लेषण में भारत कहाँ स्थित है? तो भारत द्वितीय लहर में स्थित है, ठीक है। हंटिंगटन के लोकतंत्रीकरण की लहर से विश्लेषण में जो है भारत द्वितीय लहर में स्थित है। पहली बार 1892 से लेकर के जो है 1942 के बीच आई थी, और दूसरी लहर माना जाता है 1960 के दशक तक जारी रही, जबकि तीसरी लहर जो है ये इसकी शुरुआत 1974 में हुई थी। तो भारत जो है वहाँ पे दूसरे स्थान पर दिखता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजनीति शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी राजनीतिक वैज्ञानिक कौन था? तो ये था डेविड ईस्टन, ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजनीति शास्त्र के अध्ययन में व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी राजनीतिक वैज्ञानिक डेविड ईस्टन है। अगला क्वेश्चन है, एटेसन समिति प्रतिवेदन संबंधित है। तो एटेसन समिति प्रतिवेदन किससे संबंधित है? तो ये प्रशिक्षण से संबंधित है, ठीक है। एटेसन समिति का गठन जो है यूनाइटेड किंगडम में सन 1944 में किया गया था, जिसका प्रतिवेदन प्रशिक्षण के उद्देश्यों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा राजनीति मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है? तो ये किसने कहा था? तो डेविड ईस्टन ने कहा था। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डेविड ईस्टन ने कहा था कि राजनीतिक मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है, ठीक है। ईस्टन ने 1953 में प्रकाशित एक पुस्तक लिखी थी, और उसी में इसने इस बात को कही थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि नकारात्मक स्वतंत्रता सकारात्मक स्वतंत्रता से उच्च होती है? तो ये कहा था आइजिया बर्लिन ने, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नकारात्मक स्वतंत्रता सकारात्मक स्वतंत्रता से उच्च होती है, यह कथन आइजिया बर्लिन का है। और आइजिया बर्लिन ने जो है नकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत बहुलवाद के रूप में है, क्योंकि यह स्वतंत्रता को अनेक मूल्यों में से एक का दर्जा देता है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उदारवाद शब्द की उत्पत्ति लिबर शब्द से है जो लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है लैटिन भाषा से, ठीक है। उदारवाद की अंग्रेजी पर्याय जो है लिबरिज्म की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के लिबर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता, ठीक है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता। तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थॉमस मोर फूरियर और रॉबर्ट ओवेन को किस विचारधारा से जोड़ा जाता है? तो ये स्वप्निल समाजवाद से जोड़ा जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। थॉमस मोर फूरियर और रॉबर्ट ओवेन जैसे विचारकों को स्वप्निल समाजवाद के अंतर्गत रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी दलों में सबसे पुराना दल जो अब विघटित हो गया है। तो कौन सा दल विघटित हो गया है? तो रेडिकल पार्टी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द रेडिकल सोशलिस्ट एंड रेडिकल रिपब्लिक पार्टी जो है एक उदारवादी और पूर्व में सामाजिक उदारवादी फ्रांस में राजनीतिक पार्टी थी, और इसे अक्सर जो है रेडिकल पार्टी के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह फ्रांसीसी दलों की सबसे पुरानी पार्टी है जो अब विघटित हो चुकी है, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1901 में हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह वक्तव्य किसने दिया है कि जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है? तो ये कहा था आपका जे ब्राइस ने, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ब्राइस ने कहा था कि जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो है डेविड ईस्टन, ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांतकार में आ जाते हैं, कौन कौन से आ जाते हैं? तो पैरेटो, मोस्का व मिचेल्स।
पेरेटो, मोस्का, मिचेल्स, ये जो है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत में आ जाते हैं। डेविड स्टर्न इसमें नहीं आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि अति समानता से प्रजातंत्र भ्रष्ट होता है तो साथ ही अति समानता की भावना से भी वह नष्ट हो जाएगा। यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपका अरस्तू का। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रबंधन की कौन सी प्रणाली का पर्यावरण के साथ कोई अंतर संबंध नहीं है? तो है बंद प्रणाली। ठीक है, प्रबंधन दो प्रणालियों पर कार्य करता है, बंद प्रणाली और खुली प्रणाली। खुली प्रणाली जो होती है वो सूचना देने और प्राप्त करने के माध्यम से अपने पर्यावरण के साथ बातचीत करती है। जो बंद प्रणाली है वो बंद प्रणाली बाहरी पर्यावरण से कोई संबंध नहीं होता है, वह केवल प्रणाली भीतर ही कार्य करती है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मुख्य विशेषता। तो ये सभी विशेषता हैं। कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का विघटन नहीं कर सकता है। तो ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सभी विशेषताएं मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का परीक्षण मुख्य रूप से प्रकृति में व्यक्तिपरक होता है और अक्सर उम्मीदवारों द्वारा संदेह के साथ देखा जाता है? तो ये है मौखिक परीक्षा। ठीक है, मौखिक परीक्षण जो है मुख्य रूप से प्रकृति में व्यक्तिपरक होता है और अक्सर उम्मीदवारों द्वारा जो है संदेह के साथ देखा जाता है। तो यहाँ पे भी ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो सूची दिया हुआ है, इसको मिलान करना है। तो विधि का शासन किससे संबंधित है? तो विधि का शासन जो संबंधित है वो डायसी से है, तो ए में 4 हो जाएगा। और शक्ति पार्थक्य ये किससे संबंधित है? तो ये शक्ति पार्थक्य जो है ये मॉन्टेस्क्यू से संबंधित है, तो बी में आपका 1 सही हो जाएगा। प्राकृतिक अधिकार ये किससे संबंधित है? तो प्राकृतिक अधिकार जॉन लॉक से है। ठीक है, तो सी में 3 हो जाएगा। और एकत्ववाद ये जॉन ऑस्टिन से है, तो डी में आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोड नंबर ए में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको 1-2 बार जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सरकार की निम्नांकित व्यवस्थाओं में से किसे द्विसदनवाद किसकी अनिवार्य विशेषता है? किसकी अनिवार्य विशेषता है? तो ये है संघीय व्यवस्था का। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संघीय सरकार के लक्षण जो होते हैं वे द्विसदनवाद हो, दो सरकार, शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, ये सभी उसकी जो है विशेषताएं होती हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि बहुमत की राजनीतिक प्रगति पर अल्पमत को वीटो निषेधाधिकार जिसको कहते हैं करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता? तो ये प्रधानमंत्री एटली ने कहा था। ठीक है, एटली जो है ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने अल्पसंख्यक के बारे में कहा था कि हमें अल्पसंख्यक समाजों के अधिकारों पर का ध्यान है, ऐसा होना चाहिए जिससे अल्पसंख्यक समाज भयमुक्त होकर रह सके, और दूसरी तरफ हम बहुसंख्यक समाज की प्रगति को रोकने का अधिकार अल्पसंख्यक समाज को नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यवस्थापिका जो मंत्रिपरिषद के समक्ष निर्बल है तथा एक मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति के समक्ष निर्बल है, किस देश की शासन व्यवस्था की विशेषता को दर्शाता है? तो ये फ्रांस की विशेषता को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में सरकार और राष्ट्रपति के बीच जटिल संबंध है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है एक मिलीजुली राष्ट्रपतीय संसदीय प्रणाली की सरकार। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली विधायिका कहाँ की है? तो ये है ब्रिटिश संसद। ठीक है, ब्रिटिश संसद को विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली संसद माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्याय की वितरणात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो न्याय की वितरणात्मक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो जॉन रॉल्स ने। ठीक है, जॉन रॉल्स ने जो है वितरणात्मक न्याय का समर्थन किया था। इन्होंने प्रतिक्रियात्मक न्याय और सामाजिक न्याय को मिलाकर न्याय के व्यापक सिद्धांत की स्थापना का प्रयत्न भी किया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विधि की उचित प्रक्रिया न्यायिक व्यवस्था का एक आवश्यक लक्षण है?
तो कहाँ का है, तो ये यूएसए का, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विधि की उचित प्रक्रिया नामक शब्दावली का प्रयोग जो है यूएसए के संविधान में देखा जा सकता है, जबकि भारतीय संविधान में अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो दोनों को याद रखिएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जहाँ कानून नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं होती, यह कथन किसका है, तो ये कथन है आपका जॉन लॉक का, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जॉन लॉक ने कहा था जहाँ पर कानून नहीं होता वहाँ पे स्वतंत्रता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता के निरंकुश शासन के सिद्धांत का विस्तार किया था, तो ये किया था थॉमस हॉब्स ने, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थॉमस हॉब्स ने राज्य की स्थापना के लिए सहमति के अलावा शक्ति को भी सर्वथा आवश्यक माना था, और उसके अनुसार जो है तलवार के बिना समझौता केवल शब्द मात्र है, अतः समझौते के क्रियान्वयन के लिए संप्रभुता का निरंकुश शासन आवश्यक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य इच्छा के प्रति असली आपत्ति यह है कि जहाँ तक यह इच्छा है कि सामान्य नहीं है तथा जहाँ तक यह समान है वहाँ इच्छा नहीं है, यह कथन किसका है, तो ये कथन है एल.टी. हॉबहाउस का, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एल.टी. हॉबहाउस ने कहा था कि सामान्य इच्छा के प्रति असली आपत्ति यह है कि जहाँ तक यह इच्छा है यह सामान्य नहीं है तथा जहाँ तक यह समान है वहाँ इच्छा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिकतावाद का एक प्रमुख धारा है किसकी, तो ये प्रत्ययवाद की, सामुदायिकतावाद जो है प्रत्ययवाद की एक प्रमुख धारा मानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके प्रवर्तक में अगर देखा जाए तो समकालीन प्रवर्तक में जो आ जाते हैं मैकिन्टायर, माइकल सैंडल, माइकल जाल्सर, चार्ल्स टेलर, ये सभी जो है इसके प्रवर्तक के रूप में देखे जा सकते हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जॉन ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता सिद्धांत को कहा जाता है, तो एकलवादी सिद्धांत कहा जाता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जॉन ऑस्टिन एक ब्रिटिश सिद्धांतकार था और इसने एकलवादी संप्रभुता का प्रतिपादन किया था और संप्रभुता का निवास एक निश्चित व्यक्ति में माना था, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संप्रभुता की अवधारणा निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या है, तो संप्रभुता की जो मुख्य धारा है वो वैधानिक है, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संप्रभुता की अवधारणा मुख्यतः वैधानिक संप्रभुता है। वैधानिक संप्रभुता उच्च सत्ता को कहा जाता है जिसको राज्य के लिए विधि निर्माण करने की सर्वोच्च अधिकार होता है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता उस कार्य को करने की एक सकारात्मक शक्ति है जो उपयोग तथा उपभोग करने योग्य है, यह कथन किसका है, तो ये कथन है आपका टी.एच. ग्रीन का, ठीक है, डी बी ऑप्शन आप इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन इस विचार का अग्रणी है कि वितरणात्मक समानता को लोगों की सामर्थ्य समान करने से संबंधित होना चाहिए, तो ये है अमर्त्य सेन का, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अमर्त्य सेन जो है उन्होंने बताया था कि वितरणात्मक समानता को लोगों की सामर्थ्य समान करने से संबंधित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वाटसन ने 7S संगठनात्मक ढांचे के माध्यम से प्रबंध व नेतृत्व के मध्य अंतर की व्याख्या की है, इनमें निम्न में से क्या शामिल नहीं है, तो इसमें शामिल नहीं है समर्थन, ठीक है। प्रबंधन व नेतृत्व के मध्य अंतर की व्याख्या 7S संगठनात्मक ढांचे के माध्यम से वाटसन द्वारा की गई थी, जिसमें संरचना, रणनीति, व्यवस्था, कौशल, तरीका, कर्मचारी और मूल्य का प्रसार किया गया था, ठीक है, और इसमें जो है समर्थन कोई शामिल नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता एवं समानता का सर्वश्रेष्ठ सामंजस्य प्राप्त करना संभव है, तो लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था में, ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था में स्वतंत्रता एवं समानता का सर्वश्रेष्ठ सामंजस्य देखने को मिलता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा है रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है, तो ये कथन किसका था, तो ये मैकाइवर का था, ठीक है। मैकाइवर ने कहा था कि रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में यानी बाद में समाज राज्य को जन्म देता है, तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक संविदा सिद्धांत जिस सिद्धांत का खंडन करने के लिए विकसित हुआ वह था, तो कौन सा सिद्धांत था, तो दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत था। ठीक है, सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार राज्य दैवी उत्पत्ति का परिणाम नहीं है बल्कि राज्य मनुष्य द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जॉन लॉक और रूसो के सामाजिक संविदा सिद्धांत के संबंध में क्या सही है, तो लॉक का समझौता पूर्णतः स्वतंत्र समझौता है जबकि रूसो की संविदा आबद्ध संविदा है, बिल्कुल सही है। लॉक समुदाय को नगण्य शक्तियाँ प्रदान करता है जबकि रूसो की संविदा में व्यक्ति का समुदाय में पूर्ण समर्पण हो जाता है, ये भी सही है। लॉक की संविदा में व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित हो जाते हैं जबकि रूसो की संविदा में व्यक्ति के अधिकारों का अवसान हो जाता है। तो यहाँ पे सभी सही हैं। ठीक है, जॉन लॉक और रूसो के सामाजिक संविदा के सिद्धांत में जो है ये सभी तथ्य जो हैं आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन है, हाब्स के सामाजिक समझौते में शासक एक पक्ष नहीं है। ठीक है, हाब्स द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था की अराजकता से छुटकारा पाने के लिए लोगों ने पारस्परिक समझौता किया और इस समझौते के अंतर्गत अपनी संपूर्ण शक्तियां और अधिकार लेवियाथन को समर्पित कर दिया जो कि समझौते के पक्ष में नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन एकांकी, निर्धन, निंदनीय, अल्पकालिक था। ठीक है, हाब्स के अनुसार जो है प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन एकाकी, दीनहीन, घृणित, पाश्विक और क्षणभंगुर होता है। हर मनुष्य एक दूसरे का शत्रु होता है, अपने सुख के लिए वह दूसरे को पराधीन बनाने के लिए तत्पर रहता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है किसी भी राज्य को उसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले अधिकारों से जाना जाता है, तो ये लास्की ने कहा है। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य समाजों का एक समाज है, यह कथन किसका है, तो ये कथन है लिंडसे का, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लिंडसे ने कहा था कि राज्य समुदायों का समुदाय है। अगला क्वेश्चन है, किसने इस बात पर बल दिया कि राज्य सर्वोच्च नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये कहा था कांट ने, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जर्मनी के कांट को जो है आधुनिक आदर्शवाद का पिता माना जाता है और उसकी मान्यता है कि राज्य जो है सर्वशक्तिमान, त्रुटिहीन तथा सारस्वरूप में ईश्वरीय संघ है, सारी सत्ता ईश्वर की होती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, तो आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था करना, सामाजिक सुरक्षा, राजनीतिक सुरक्षा, तो इनमें सभी हो जाएगा। कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत इसमें सभी इसका उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न चिंतकों में से किसने राजनीति विज्ञान को प्रमुख विज्ञान या मास्टर साइंस कहा था, तो ये कहा था अरस्तु ने। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अरस्तु जो है राजनीति विज्ञान को न केवल स्वतंत्र विज्ञान का रूप माना बल्कि जो है सर्वोच्च विज्ञान की स्थिति भी प्रदान किया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।